फाइनली तो तीनों टेलीकॉम प्लेयर्स ने प्राइस हाइक कर लिया है, उसको कैसे समझे? और कल खबर चल रही थी कि शायद ये यूके की टेलीकॉम कंपनी बीटी में हिस्सा खरीद सकते हैं। हालांकि कंपनी की तरफ से खंडन जरूर इसका हुआ है, बट आपकी राय सर? दीपांशु, मुझे लग रहा है कि देखिए ये जो 20% का टैरिफ हाइक आ गया है अक्रॉस ऑल कैटेगरीज, ये डेफिनेटली इस बात को दर्शाता है कि टेलीकॉम सेक्टर में वापस प्राइसिंग पावर आया है। और मुझे लग रहा है कि ये जो 20% का टैरिफ हाइक है, ये करीबन 8 से 10 हजार करोड़ इंक्रीमेंटल एबिटा रिलायंस के जियो के प्रॉफिटेबिलिटी में ऐड करेगा। बट सबसे बड़ी बात ये है कि जिस प्रकार की अभी प्राइसिंग पावर सेक्टर में आई है, हमको लग रहा है कि ये शुरुआत है। काफी 8-10 महीनों के बाद 5G का भी रोल आउट पॉसिबल लग रहा है, और तभी तो मुझे लग रहा है कि और थोड़ी तेजी आरपूज में आएगी। तो ये डेफिनेटली टेलीकॉम सेक्टर के लिए अच्छी है। मुझे लग रहा है कि निवेशकों को ऐसी कंपनीज भी देखनी चाहिए जो टेलीकॉम सेक्टर को केटर करते हैं, जैसे कि स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज है, तेजस नेटवर्क है, क्योंकि ओवरऑल माहौल टेलीकॉम सेक्टर का पॉजिटिव हो रहा है और प्राइस हाइक यहाँ पे रुकेगी नहीं, आगे और भी बढ़ेगी। तो मेरे ख्याल से कोई भी गिरावट आती है तो डेफिनेटली इन शेयर्स के ऊपर फोकस करिए। रिलायंस हमको लग रहा है 2750-2800 का नियर टर्म का टारगेट लग रहा है। तो डेफिनेटली सेंटिमेंट्स तो पॉजिटिव रहेंगे, लेकिन कैश फ्लोज भी आने वाले क्वार्टर से बढ़िया तरीके से बढ़ने की उम्मीद है। साथ ही खबर भी आई कि उन्होंने ब्रिटिश टेलीकॉम ग्रुप में जो हिस्सेदारी खरीदने की बात की, खबर का खंडन किया। इनफैक्ट दीपांशु, देखिए टारगेट प्राइस तो मैं कमेंट नहीं करूंगा, बट मैं इतना ही कहूंगा कि आने वाले क्वार्टर्स एसबीआई के लिए बहुत स्ट्रांग रहेंगे। और जो बैंकिंग का जो बिजनेस है, वहां पे एक बात जो रिफ्लेक्ट हो चुकी है वो ये है कि ग्राउंड लेवल पे क्रेडिट ग्रोथ बहुत स्ट्रांग है। ऑब्वियसली एसेट क्वालिटी अभी वेल अंडर कंट्रोल है, और उनके पास अभी जो बाकी ट्रिगर्स है वो उनके एसेट मैनेजमेंट कंपनी के बारे में है, उनके जो ऑलरेडी लिस्टेड सब्सिडरीज है जैसे कि एसबीआई लाइफ, एसबीआई कार्ड्स। तो ये सारे जो बिजनेसेस है वो ज्यादा काफी सिग्निफिकेंट वैल्यू आने वाले 1.5-2 साल में इनको कंट्रीब्यूट करेगी। सबसे बड़ी बात, अगर हम अभी भी प्राइस टू बुक देखें तो काफी अट्रैक्टिव है। अगर हम दूसरे प्राइवेट सेक्टर बैंक से कंपेयर करें तो मुझे लग रहा है कि जिनको लंबी अवधि के लिए खरीदना है, करंट प्राइस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देता है। मुझे लग रहा है कि कम से कम 25-30% की अपसाइड तो डेफिनेटली पॉसिबल है। तो मुझे भी काफी पॉजिटिविटी है स्टॉक पे। हालांकि ये स्टॉक थोड़ा धीरे चलता है, लेकिन डेफिनेटली बैंकिंग अगर इंप्रूवमेंट आती है सेकेंड हाफ ऑफ FY22 और 23 में, तो एसबीआई को जरूर फायदा होगा। ओके, तो फंडामेंटली राय पॉजिटिव है, आगे चलकर फायदा ही होगा जो भी लेवल्स आए। बट गोल्डमैन सैक्स के बहुत ही बुलिश लेवल्स आए हैं। अविनाश जी, थोड़ा करेक्शन हुआ है, बट एक अच्छी बात है कि समय से पहले प्रॉफिटेबिलिटी में आ गई है और बाजार का मूड माहौल भी इस स्पेस पर हम बढ़ते हुए देख रहे हैं। देवयानी इंटरनेशनल पर आपकी कोई राय? नहीं, इनफैक्ट डेफिनेटली दीपांशु, नंबर्स जो Q2 के आ गए थे वो बहुत दमदार थे। इनफैक्ट कंपनी ने अभी ऑलरेडी टर्न अराउंड किया है, और हमको लग रहा है कि आने वाले क्वार्टर्स तो और भी स्ट्रांग रहेंगे। सबसे बड़ी बात, इनका जो ऑपरेटिंग लेवरेज है वो अभी प्ले आउट होने लग गया है, और जब भी ऐसा होता है तभी सक्सेसफुल क्वार्टर्स में आपको प्रॉफिट का ग्रोथ काफी स्ट्रांग देखने को मिलेगा। सबसे बड़ी बात, पोस्ट कोविड ग्राउंड लेवल पे जो रिपोर्ट्स आए हैं वो ये दर्शा रहे हैं कि अभी लोग रेस्टोरेंट्स में और डाइन आउट्स काफी कर रहे हैं, तो इसका फायदा भी कंपनी को मिलेगा। सबसे बड़ी बात, इनका जो मैनेजमेंट है वो वही मैनेजमेंट है जो वरुण बेवरेजेस को चलाता है। तो मैनेजमेंट काफी केपेबल है, कॉम्पिटेंट है, और स्केलेबिलिटी इस बिजनेस में काफी दमदार है। तो लंबी अवधि के लिए मुझे लग रहा है कि इस लेवल से भी खरीदा जाए तो अच्छे खासे रिटर्न्स इस स्टॉक में मिलेंगे। ओवरऑल QSR स्पेस में हमको लग रहा है कि आने वाले 1.5-2 साल में कम से कम 25-30% ये इंडस्ट्री ग्रो करेगी। तो डेफिनेटली बाय ऑन डिक्लाइन है, और करंट प्राइस पे भी अगर कोई खरीदना चाहे तो डेफिनेटली एक लंबी अवधि के लिए एक अच्छा स्टॉक साबित हो सकता है। लॉन्ग टर्म के लिए देवयानी इंटरनेशनल एक अच्छा स्टॉक साबित होगा। लेकिन एक चीज दीप में कहना चाहता हूँ अविनाश जी को लेकर, जो अविनाश जी ने भी देवयानी पे राय दी, बहुत कम एक्सपर्ट ऐसे हैं अविनाश जी जैसे जिनकी मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों पे भी गहरी पकड़ है, तो लार्ज कैप पे भी, मतलब दोनों पे। और फंडामेंटल्स पे आप है ना, बहुत कम एनालिस्ट ऐसे होंगे किसी एक स्टॉक पे 5 मिनट बात कर सकें, 3 मिनट बात कर सकें। उनकी नॉलेज इन डेप्थ होती है। दूसरी एक और इंटरेस्टिंग चीज है, पुरानी जितनी कंपनियां हैं इनकी नॉलेज है उतनी की नई कंपनियों की नॉलेज भी है। तो मतलब गजब पढ़ाई करते हैं, गजब रिसर्च करते हैं, और वाकई में मतलब अविनाश जी, मैं आपको इसके लिए बधाई देना चाहता हूँ। मैं कई बार कभी मौका लगा ही नहीं, आपसे उतनी बात नहीं होती, लेकिन अभी देवयानी में सुन रहा था और कई बार मैंने इस चीज को नोटिस किया। तो आपकी रिसर्च कमाल की है, पूरी डेटा के साथ, वैल्यूएशंस के साथ, बिजनेस मॉडल के साथ करके आते हैं, बहुत कमाल की करते हैं। तो चलिए, देवयानी इंटरनेशनल अविनाश जी की तरफ से राय लॉन्ग टर्म के लिए आज से खरीदारी करनी जी। ये जो डिप मिला है, क्योंकि टाटा मोटर्स में भी अच्छी अपसाइड बनी थी, वहां से फिर थोड़ा ये करेक्शन कर रहा है, 540 से करीब 460 के लेवल्स पर आया है। ये वापस री एंट्री के लेवल्स दिखते हैं आपको टाटा मोटर्स में, या फिर थोड़ा और करेक्शन हो फिर वैल्यूएशन और अट्रैक्टिव होगी?
नहीं, मुझे लग रहा है कि दीपांशु देखिए 450 के करीब अगर ये स्टॉक मिलता है तो डेफिनेटली इसको खरीदना चाहिए। हालांकि अभी भी चैलेंजेस कंपनी को है। इनफैक्ट हमको लग रहा है कि इनके जो हायर एंड जगौर के जो व्हीकल्स है, लैंड रोवर के व्हीकल्स है, वहाँ पे सेमीकंडक्टर के इश्यूज कम से कम और 3-6 महीने चलेंगे। लेकिन डेफिनेटली कंपनी जिस प्रकार से अपना बिजनेस को रिस्ट्रक्चर कर रही है, अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे उन्होंने बहुत बड़ा फोकस अनाउंस किया है। कमर्शियल व्हीकल्स और डोमेस्टिक कार मार्केट में तो ये काफी अच्छा कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि जिनको लंबी अवधि के लिए शेयर में निवेशित रहना है, इनको थोड़ा थोड़ा करके जरूर एक्यूमुलेट करना चाहिए, क्योंकि होपफुली एक सेमीकंडक्टर का इशू 3-6 महीने में क्लियर आउट होता है तो इसमें बहुत अच्छी तेजी आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि ओवरऑल डिमांड जो है दीपांशु वो बहुत स्ट्रांग है और वो सबसे बड़ी कंफर्टिंग फैक्ट है। और इसलिए मुझे लग रहा है कि इस शेयर में ज्यादा गिरावट आपको देखने को ना मिलेगी, लेकिन जो अपसाइड है उसके लिए शायद आपको कम से कम 8 to 12 मंथ्स का नजरिया रखना चाहिए और आपको डेफिनेटली अच्छे लेवल्स ऊपरी लेवल में मिल सकते हैं। IRCTC पर भी ट्रैवल रिलेटेड स्टॉक्स में कल गिरावट थी, हालांकि इस पर तो ज्यादा डोमेस्टिक ट्रैवल ही है। गिरावट पर मौका दिखा सर? बिल्कुल दीपांशु, देखिए कल और परसों भी जो कॉल आई थी, लोगों का मानना है कि ट्रैवल रिलेटेड एक्टिविटीज बहुत इफेक्ट हो जाएगी कोरोना के नए वायरस के कारण। बट मुझे लग रहा है कि ये एक मौका है खरीदने के लिए। देखिए ऐसी कंपनी मोनोपोली बिजनेस मॉडल चलाती है और नॉर्मल सी कभी ना कभी तो अगले 3-6 महीने में जरूर आएगी। तो मेरे ख्याल से जिनको लंबी अवधि के लिए खरीदना है, ये प्राइस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आपको डेफिनेटली मीडियम टर्म टाइम फ्रेम रखना है। जी, IEX पर कोई राय सर? इनफैक्ट दीपांशु, IEX का अभी जो नेक्स्ट ग्रोथ इंजन आएगा वो बेसिकली गैस फ्यूचर से और इलेक्ट्रिसिटी डेरिवेटिव से आएगा। ये स्टॉक अभी एक्स बोनस होने जा रहा है। हमारा मानना है कि जिन निवेशकों को लंबी अवधि के लिए ये खरीदना है, एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। हालांकि शुरुआती ट्रेंड में थोड़ी सी इक्विटी जरा ज्यादा बढ़ेगी तो ऑब्वियसली अर्निंग्स ग्रोथ थोड़ी सी कैचअप होने में टाइम लगेगा। बट अगर लंबी अवधि के लिए किसी को खरीदना है तो मेरे ख्याल से अभी भी ग्रोथ इंजन्स काफी स्ट्रांग है। अभी भी ये कंपनी मोनोपोली प्लेयर है, तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स काफी अच्छे। और यहाँ पे शॉर्ट टर्म नहीं बट लॉन्गर टर्म में मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली अच्छा वेल्थ क्रिएशन इवन करंट लेवल से हो सकता है। तो कम बोनस खरीदने की डेफिनेटली राय रहेगी। जरा अविनाश जी, नवीन फ्लोरिन, आपकी क्या राय है? नहीं, बिल्कुल इनफैक्ट मैं भी एग्री करता हूँ। देखिए अनिल जी, ये एक ऐसी कंपनी है जो बेसिकली बहुत ही नीश बिजनेस मॉडल है। बेसिकली हम कह सकते हैं कि इनके कैटेगरी में ये एक मोनोपोली प्लेयर है और सबसे बड़ी बात, इनके पास बहुत स्ट्रांग ऑर्डर बुक है। तो मुझे लग रहा है कि ये काफी ऑब्वियस है कि कोविड होने के बावजूद अच्छी ग्रोथ आई है। मुझे लग रहा है कि अगर मीडियम टू लॉन्ग टर्म नजरिया है तो इसमें जरूर खरीदना चाहिए। हालांकि ये प्योरली इंट्राडे स्टॉक नहीं है, बट मेरे ख्याल से जिनको लंबी अवधि के लिए वेल्थ क्रिएशन करना है, इसमें कोई डाउट नहीं कि इसमें पैसा अभी भी इस लेवल से अच्छी तरह से बढ़ सकता है।